बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने 11th क्लास इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। आप लोगों का जो आर्थिक सांख्यिकी वाले जो बुक है उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है ना। क्योंकि इस बुक को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि सांख्यिकी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना। सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं, इसका क्या महत्व है, पूरी तरीके से इसी के इर्द गिर्द हमारे चैप्टर घूम रहा होगा। चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि भाई आप अगर इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आगे सांख्यिकी वाले बुक में जो भी जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ध्यान से आपको इस चैप्टर में जितनी भी परिभाषाएं बताऊंगा उसको समझना, क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स में आप 12th क्लास में जाएंगे, वहां पे बहुत सारी परिभाषाएं आती है जो कि आपको मालूम नहीं होता। आपको मालूम नहीं होता उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादक कौन होता है, निवेश क्या है, बचत क्या है, ये सारी चीजें आपको नहीं मालूम, है ना। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना होगा, तभी जाके आप अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाओं को समझ पाएंगे। और सांख्यिकी के बारे में तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है। वैसे जितना भी टॉपिक मैं करा रहा हूं सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट ही है। 11th क्लास में ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वीडियो को लाइक कर दो, धड़ाधड़ लाइक कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हमारी जो वीडियो है वो पहुंच सके और यूट्यूब को भी पता चल जाए कि हाँ भाई चैनल पे एक अच्छा कंटेंट, एक बेहतरीन एजुकेशन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, अर्थशास्त्र क्या है ना। इसी से हम शुरुआत करेंगे कि भैया आखिरकार अर्थशास्त्र क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर मैंने कराया था, तो पहला चैप्टर की शुरुआत में हमने इसी से की थी कि भैया अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र से हम क्या समझते हैं। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि भैया अर्थशास्त्र जो है एक विषय है, एक सब्जेक्ट है ना जी। अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, जो कि हमारे सीमित साधन जो है ना, जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है ना। हमारे सीमित साधन जो है उसका किस तरीके से हम विवेकशील प्रयोग करते हैं। विवेकशील का मतलब क्या है? विवेक का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। सिंपल परिभाषा है कि भैया अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जो कि हमारे सीमित साधनों के विवेकशील प्रयोग का अध्ययन करता है। बस यही परिभाषा है ना जी। यही परिभाषा है हमारे इकोनॉमिक्स की। तो उम्मीद करता हूं कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है आप समझ चुके होंगे, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस है ना। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं, ये भी बता चुका हूं। अगर आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली जो हमारी वीडियो है उसको आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से मैंने इसको भी समझा दिया था आप लोगों को, है ना। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं कि भैया ये अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र की शाखाओं को दो भागों में बांटते हैं, है ना। एक है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर जान लेते हैं। देखिए आप सभी को मालूम है कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है। व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, ठीक है। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा। और समष्टि का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि अर्थशास्त्र में हम सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, है ना। आर्थिक समस्या इसका मेन टॉपिक रहता है। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो छोटे स्तर की जो आर्थिक इकाई है, जो छोटे स्तर की जो आर्थिक समस्या रहेगी ना, उसका विश्लेषण करता है, उसका अध्ययन करता है। आई बात समझ में? अब देखो इसके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। मुख्य मुद्दा एक व्यक्ति रहेगा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उत्पादक, है ना। एक व्यक्तिगत फर्म हो सकता है, एक व्यक्तिगत कंपनी, मतलब एक कोई कंपनी की बात भी हम कर सकते हैं, फर्म की हम बात कर सकते हैं, उद्योग की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक किसका विषय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। यहाँ पे एग्जांपल भी आपका दे रखा है, एक व्यक्तिगत उद्योग की हम बात कर ले, एक व्यक्तिगत उत्पादक, ठीक है। यहाँ पे उपभोक्ता होना चाहिए था, वो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक और एक व्यक्तिगत उद्योग, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक है ये सब किसका विषय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का तो अध्ययन करते ही करते हैं। किस स्तर पे करते हैं? छोटे स्तर पे करते हैं, ठीक है। आ जाओ जी, अब समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात कर लेते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसमें हम बड़े स्तर की जो आर्थिक इकाई है, जो बड़े स्तर की जो आर्थिक समस्या है, उसका अध्ययन करते हैं। अरे बात समझ में? उसका अध्ययन करते हैं, जो बड़े स्तर की आर्थिक समस्या है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि समग्र मांग, समग्र पूर्ति की अवधारणा हो सकती है, आय एवं रोजगार की अवधारणा, ठीक है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है, ठीक है,
मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है जी? मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमत में वृद्धि। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक किसका विषय है जी? ये सारे टॉपिक हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। जब आप 12th क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो यही सारे टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप सभी इस पॉइंट्स को भी समझ चुके होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पेज का भी। ठीक है, इससे पहले जो आपको समझाया इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो। चलिए जी, अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखो, आप अगर आर्थिक सांख्यिकी वाली पुस्तक को आप पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने को मिल जाएगी, है ना। तो परिभाषाओं को हम समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उपभोक्ता कौन होता है। एक उपभोक्ता कौन है? ठीक है, तो उपभोक्ता यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंपल परिभाषा है ना, जो वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करता है वो उपभोक्ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सामान खरीदने जाता हूं, बहुत सारी चीजों की मेरे को जरूरत होती है। ठीक है, राशन की जरूरत है मेरे को, कपड़ों की जरूरत है मेरे को, एजुकेशन की जरूरत है मेरे को। तो अगर मैं कोई सेवा या कोई वस्तु खरीद रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, क्या लिखा है देखो, परिभाषा क्या लिखा है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। आसान परिभाषा था, बहुत आसान परिभाषा था, है ना। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि इस्तेमाल करता है। समझ गए उपभोक्ता कौन होते? समझ गए। अब देखो, अब समझो उपभोग क्या है। उपभोग, तो उपभोग मतलब इस्तेमाल करना। उपभोक्ता कोई व्यक्ति होगा, यहां पे व्यक्ति सामान का उपभोग कर रहा होगा, यानी कि इस्तेमाल कर रहा होगा। तो उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता समझ गए। उपभोग क्या होगा? तो उपभोग एक क्रिया है, क्रिया या प्रक्रिया बोल दो। ठीक है, उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का मूल्य प्रयोग होता है। ये लाइन, नीचे वाला लाइन समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, उपयोगिता का मूल्य। इसको और सिंपल कह दूं तो सिंपल बता देना, उपभोग वह क्रिया है, उपभोग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब वस्तु और सेवा का कोई ना कोई मूल्य तो होगा भाई, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता मूल्य होगा ना, कि भाई मैंने अगर 5 केले खाया तो मेरे को इतनी संतुष्टि मिली, इतनी उपयोगिता मिली। मैंने 4 केले खाया तो इतनी उपयोगिता मिली, 3 केले खाया इतनी उपयोगिता मिली। तो ये वस्तु, हर एक वस्तु की कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उपभोग एक प्रक्रिया है ना, जिसमें किसी वस्तु और सेवाओं के उपभोग मतलब उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल परिभाषा भी लिख सकते हो कि भाई उपभोग एक क्रिया है जिसमें वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। बात खत्म, ज्यादा घुमाने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा घूमने की हमें जरूरत इच नहीं है। समझ रहे हो, जरूरत इच नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला परिभाषा क्या है? अगला है उत्पादक। उपभोग को हम समझ गए, उपभोक्ता को हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि भैया ये उत्पादक कौन होते हैं, है ना। तो उत्पादक भाई समझ में आता है, सिंपल। प्रोड्यूसर वह होगा, वह व्यक्ति हो सकता है ना, कोई कंपनी भी हो सकता है, तो कंपनी को तो कोई व्यक्ति ही चलाएगा ना भाई। तो क्या लिखेंगे भैया? परिभाषा क्या लिखा है कि उत्पादक, उत्पादक वह व्यक्ति है जो अपनी आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा। उत्पादक वह व्यक्ति है जो कि आय अर्जित करने के लिए क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है उसको बेचेगा ना भाई, तो बिक्री तो भाई ये शब्द आ ही जाएगा। बिना बेचे तो उसको पैसा मिलेगा नहीं, पैसा चाहिए तो बेचना पड़ेगा, है ना। तो उत्पादक वह व्यक्ति है जो अब आय अर्जित करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं को बनाता है और उसको बेचता है। सिंपल। जैसे कि कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई सामान बना रहा है, किस लिए बना रहा है? ताकि उसको बेच के क्या कर सके? पैसे कमा सके। तो वो क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा, है ना। तो उत्पादक कोई व्यक्ति होता है। अब देखो आगे परिभाषा क्या दे रखा है? उत्पादन। ये उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया, यह है उत्पादन। ठीक है, ये हो गया उत्पादक। तो उत्पाद, माफी चाहूंगा,
ये है उत्पादक। उत्पादक कोई व्यक्ति होगा, लेकिन उत्पादन क्या है? उत्पादन एक प्रक्रिया है ना। उत्पादन क्या है? एक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है ना। उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो कच्चा माल है उसको तैयार माल के रूप में बदला जाता है, उपयोगी वस्तुओं के रूप में बदला जाता है और फिर उसको आगे बेचा जाता है। जैसे कि मान लो गन्ने से चीनी बनाया जाता है, तो क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया है जिसमें गन्ना क्या है, कच्चा माल है और उसको तैयार माल के रूप में बदल दिया गया, यानी कि चीनी के रूप में बदल दिया गया। उसका क्या हो गया? मूल्य बढ़ गया, अब उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। समझ गए? तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों परिभाषाएं समझ चुके होंगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। कोई भी डाउट बचा है भाई कमेंट में बता सकते हो। और एक चीज और भाई, वीडियो देख रहे हो ना तो शेयर जरूर कर देना अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, क्योंकि हिंदी मीडियम में भाई कहीं कंटेंट मिल नहीं रहा है। और अभी ये वीडियो सर्च में भी नहीं आ रहा होगा भाई, सर्च मारोगे वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि वीडियो पे व्यूज कम है। तो वीडियो पे व्यूज बढ़ेगा ना तभी सर्च में आएगा, तो अभी सर्च में तो आ नहीं रहा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि इस वीडियो पे व्यूज आए और आगे चल के वीडियो अपने आप सर्च में आ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए जी आगे समझते हैं। अब बचत की बात कर लेते हैं। बचत यानी कि सेविंग की बात करें तो सेविंग क्या है? यह आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता, है ना। सेविंग क्या होता है? जब हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो इनकम है, इनकम में से हम अपनी जरूरतों को, जहां पे हमारी चीजों की जरूरत है, जिन चीजों की, उस पर हम पैसे खर्च करके हमारे जो पैसे बच गए वही हमारी सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो इनकम में से उन पैसों को अगर हम हटा दें जिसको हम खर्च करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनको हटा दे तो पूरा क्या हो जाएगा? बाकी बचा हुआ सेविंग हो जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखा है कि यह आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। जिसका उपभोग नहीं किया गया है मतलब कि सामान को खरीदने में हमने क्या किया? उस पैसे को खर्च नहीं किया है, तो ही क्या हो जाएगा? सेविंग है, बचत है। बचत समझ गया, बहुत आसान था। निवेश की बात कर लेते हैं तो निवेश से ही समझ में आता है भैया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट यानी कि हम पैसे लगाते हैं ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सके। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना, स्टॉक मार्केट जिसको हम बोल देते हैं, या फिर किसी जमीन पे आपके पिताजी वगैरह को अगर नहीं नॉलेज होगा तो जमीन खरीद लिया ताकि जमीन का मूल्य बढ़ जाए, वो भी इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके का, है ना। कई दूसरी जगह पे भी गोल्ड खरीद लिया, चांदी खरीद ली, तो ये सब इन्वेस्टमेंट ही है ताकि आगे चल के इनका मूल्य बढ़े तो हमारा जो धन है वो और ज्यादा बढ़ जाए। समझ रहे हो? तो निवेश क्या है? या उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया वह है जो हमें आय प्रजनन में सहयोग करते हैं, आय के वृद्धि में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो निवेश क्या है? एक तरीके से निवेश को हम इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? परिसंपत्तियों को खरीदते हैं ताकि ये क्या करे? हमारे आय वृद्धि में, हमारे इनकम की वृद्धि में सहयोग करे, है ना, सहायता देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पे बचत क्या है, निवेश क्या है, इन दोनों परिभाषाओं को आप समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और परिभाषाएं आ चुकी है, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो देखो, आर्थिक क्रिया का संबंध ही धन से होता है, धन से। ठीक है, पैसों से है भैया इसका संबंध। किससे है जी? पैसों से। पैसा पैसा पैसा, सबको चाहिए पैसा, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आप भी पढ़ रहे हो क्योंकि आप आगे चल के नौकरी लोगे, पैसे कमाओगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, किस लिए पढ़ा रहा हूं? ताकि थोड़े बहुत पैसे मिल जाए भाई, थोड़ा अमीर मैं भी हो जाऊं, थोड़ा मैं अपने घर वालों की जरूरतों को भी पूरा कर सकूं। तो इसीलिए पैसा सबको चाहिए, है ना। तो मैं भी कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया कर रहा हूं, आप भी काम करोगे, धन अर्जन के लिए कर रहे हो, आप भी आर्थिक क्रिया कर रहे हो। तो आर्थिक क्रिया का सीधा संबंध धन अर्जित से होता है। आर्थिक क्रिया मानव के वह कार्यकलाप जिससे आय प्राप्त हो, जिससे क्या मिले? पैसा 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 पैसा, है ना। तो पैसा मिलेगा यानी कि वो क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। समझ गए? तो आर्थिक क्रिया का मतलब समझ गए होंगे, वह क्रिया जिससे कि आय का सृजन हो, आय यानी कि धन अर्जित करने में हेल्प करता हो। अगली परिभाषा आ जाती है दुर्लभता। दुर्लभता, कोई चीज दुर्लभ है। मैं YouTube चैनल पे बहुत ही दुर्लभ हूं, मतलब मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो दुर्लभता, मैं मतलब बहुत दुर्लभ हूं। अगर मैं किसी को आसानी से ना दिखूं तो मैं बहुत दुर्लभ हूं। समझ रहे हो? दुर्लभता का मतलब ही है कम होना, किसी चीज का क्या होना जी? कम होना। आप कहीं पे कम दिख रहे हो यानी कि आप वहां पे दुर्लभ हो। समझ रहे हो?
तो दुर्लभता का परिभाषा कैसे दे सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थशास्त्र में हम दुर्लभता किसको मानते हैं? तो अर्थशास्त्र में सीधा कोई भी चीज की हम बात करते हैं, मांग और उसकी पूर्ति से ही तय होता है भैया, कि कोई भी चीज कितना, उसकी कीमत कितनी होगी, है ना, समझ रहे हो? किसी भी चीज की कीमत जो ज्यादा होगा उसकी कीमत कम, और जो कम होगा उसकी कीमत ज्यादा, समझ रहे हो? तो देखो क्या लिखा है कि दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम हो जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु या सेवा की पूर्ति जो है उसकी मांग से क्या हो गई है जी, कम हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे। जैसे कि सोने की डिमांड बहुत ज्यादा है भैया, सोने की डिमांड है ना, ठीक है, हीरे की डिमांड कह दो, ये सारी ऐसी वस्तु है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई मिलता नहीं है, जल्दी पूर्ति नहीं होती, तो ये सब क्या है? दुर्लभ है। अगर आप भी हीरा बनना चाहते हो, सोना बनना चाहते हो, तो लोगों को कम दिखो, ज्यादा दिखोगे आपकी वैल्यू घटेगी, दुर्लभ हो जाओ यानी कि कम दिखो, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? तो दुर्लभता से हमारा अभिप्राय क्या है जी? दुर्लभता एक अवस्था है जिसमें किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है उसकी मांग से कम हो जाती है, इसीलिए उसको दुर्लभ कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। सो बच्चों अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि आपको हमारे बोर्ड पे अगला टॉपिक दिख रहा होगा, टॉपिक है हमारा सांख्यिकी क्या है। ठीक है, अभी तक हमने अर्थशास्त्र में जो भी मुख्य अवधारणाएं होनी चाहिए थी, अर्थशास्त्र की जो मुख्य अवधारणाएं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि सांख्यिकी क्या है। देखिए सांख्यिकी की परिभाषा आप बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में दे सकते हैं कि सांख्यिकी जो है वो संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है ना जी। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी समझ में आता है जिसमें संख्याओं का भंडार हो, संख्याओं की जो सूचना संख्यात्मक तौर पर जो भी सूचनाएं दी गई है उसका भंडार होगा। लेकिन ये तो भाई एक लाइन में परिभाषा हो गई, लेकिन देखो सांख्यिकी को भी दो भागों में बांट के हम इसको समझने वाले हैं। वैसे आपके 11वीं क्लास में सिर्फ एक वचन के रूप में हम सांख्यिकी को समझने वाले हैं। तो देखो सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी की जो परिभाषा है, अर्थ है, उसको हमें दो भागों में बांट के समझना है ना। एक है एक वचन के रूप में और दूसरा है बहुवचन के रूप में। ठीक है जी। अब देखो एक वचन और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी में क्या अंतर है उसी को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो एक वचन के रूप में अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो इसमें क्या शामिल करते हैं जी? इसमें हम शामिल करते हैं सांख्यिकी की जो भी विधियां। ठीक है, इसमें क्या शामिल किया जाता है? विधियों को। सांख्यिकी की जितनी विधियां हैं सबको हम एक वचन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि संख्याओं के संग्रहण, यानी कि संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, उसका वर्गीकरण करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, उनका तुलना करना और किसी व्याख्या पे पहुंचना, यानी कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। ये जितनी भी विधियां है सब किसमें आ जाता है जी? एक वचन के रूप में जो सांख्यिकी है उसमें आ जाता है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य है सांख्यिकी की प्रमुख विधियों से, जिसमें क्या क्या शामिल होता है जी? संख्याओं का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, है ना, निर्वचन, ये सारी चीजें आ जाती है। आगे इसके बारे में मैं बात भी करने वाला हूं कि किस तरीके से हम अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है उसमें संख्याओं का जो हम एकत्रितकरण करते हैं उसमें अलग अलग अवस्थाएं आती है, अलग अलग स्टेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम संख्याओं को पूरे एकत्रित करने से लेके एक कंक्लूजन में पहुंचने तक, एक निष्कर्ष पे पहुंचने तक की सारी बातों को मैं आपको समझाने वाला। चलिए जी, अब हम बात करते हैं बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से हमारा क्या तात्पर्य है। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य है संख्यात्मक तथ्यों के समूह से। ठीक है, जो भी संख्या के तौर पे जो भी डाटा हमें दिए गए हैं वो सब सांख्यिकी होगा। जो समूह में जो भी हमें डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा वो सब क्या होगा? सांख्यिकी होगा। देखिए जी परिभाषा क्या दे रखा है, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। लिखा है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों के समूह से है जिनमें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो प्राप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होता है। तो इसमें भाई हम संख्याओं के समूह को शामिल करते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी में हम संख्याओं के समूह को शामिल करते हैं जो कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं और जो अनेक कारणों से प्रभावित
नहीं होते। अनेक कारणों से प्रभावित होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई ऐसा डाटा हो जो सिर्फ एक कारण से मतलब प्रभावित ना हो, अनेक कारणों से प्रभावित होता हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं कह दूं कि भाई कीमतों में वृद्धि हो गई, मान लो, ठीक है, कीमतों में वृद्धि, अगर कीमत में वृद्धि केवल एक कारण से होगा, जैसे कि भाई मान लो किसी सामान की, किसी वस्तु की पूर्ति कम हो गई, है ना, पूर्ति कम होने की वजह से उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ गई, तो सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कीमत के प्रभाव में परिवर्तन आए, कीमत में परिवर्तन आए, तो इसको संख्यात्मक आंकड़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके पीछे अगर बहुत सारे कारण होंगे, जैसे कि मान लो कि पूर्ति में कमी हो गई होगी, या फिर मांग में वृद्धि हो गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया जो वस्तु है ना उसको बनाने के लिए जो श्रम की जो मांग है, श्रम जो है श्रमिक कम हो गए होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे देने पड़े लेबर को, उसकी वजह से भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है ना। आ रही है ना बात समझ में? तो ये सारे जो तथ्य हम पढ़ते हैं उसमें बहुवचन के रूप में हम बात करते हैं भाई। तो बहुवचन में हम क्या करते हैं, संख्यात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन करते हैं। आसान था, बहुत आसान था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा? अगला टॉपिक है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता। बहुवचन के रूप में देखो 11वीं क्लास में हम पूरा जो सिलेबस रहेगा वो एक वचन के रूप में सांख्यिकी की जो भी अवस्थाएं हैं उसको हम समझने वाले हैं। जैसे कि पहले मैं एक वचन वाला आपको बता देता हूं, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एक वचन के रूप में जब हम सांख्यिकी की बात करेंगे ना, तो ये सारी अवस्थाएं हैं, यही सारी अवस्थाओं को हम 11वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई। जैसे सबसे पहली अवस्था क्या होती है? सबसे पहली अवस्था क्या है भाई? एक वचन के रूप में सांख्यिकी की जो पहली अवस्था है वो है आंकड़ों का संकलन। ठीक है भाई, आंकड़ों का संकलन का मतलब क्या है? आंकड़ों का कलेक्शन, इकट्ठा करना। तो सबसे पहला कार्य जो काम होगा वो डाटा को एकत्रित ही तो किया जाएगा, आंकड़ों को एकत्रित ही तो किया जाएगा, है ना। तो पहला काम क्या होता है जी? आंकड़ों का संकलन करना। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली अवस्था कौन सी होती है जी? आंकड़ों का संकलन। दूसरी अवस्था कौन सी होती है जी? आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। व्यवस्थितीकरण का मतलब है कि जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं ना जी, तो उस समय क्या होता है कि आंकड़ों में बहुत सारी कमियां होती है ना। तैर फैर में भाई डाटा एकत्रित किया, लिख दिया, लो जी, तो उसमें बहुत सारी कमियां रह जाएगी। तो उन कमियों को छांट पीट करके उसको व्यवस्थित किया जाता है दूसरी अवस्था में। ठीक है, व्यवस्थितीकरण के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे भाई, सिलेबस में हमारा, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तीसरी अवस्था क्या है जी? तीसरी अवस्था है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब हमने आंकड़े एकत्रित कर लिए, जो कमियां थी उसको दूर कर दिया, अब क्या करेंगे? हम आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट के माध्यम से या फिर तालिका के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम डाटा को क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण होगा। विश्लेषण मतलब कि एनालाइज करेंगे हम डाटाओं को। बहुत सारे मेथड है, गणितीय माध्यम से, गणितीय विधि से हम क्या करेंगे? आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक और दूसरी विशेष जो गुण है उसके माध्यम से। फिर आंकड़ों का निर्वचन होगा। आंकड़ों का निर्वचन में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, है ना, जिसमें सहसंबंध है, सहसंबंध की बहुत सारी विधियां है, इसमें भी गणितीय विधि होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक वचन के रूप में सांख्यिकी जो है ना, ये सारी अवस्थाएं होती है एक वचन के रूप में, ये सारी चीजें हम सांख्यिकी में पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये सांख्यिकी की एक वचन के रूप में प्रमुख विधि है। उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। चलिए दोबारा से आ जाते हैं हम, दोबारा से किस टॉपिक पे थे हम? दोबारा से इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की क्या खासियत है? और एक वचन कह रहा हूं, माफी जाऊंगा, बहुवचन के रूप में। ठीक है जी, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की जो सबसे पहली विशेषता आती है आपका, वो है तथ्यों का समूह। ठीक है, क्योंकि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब ही ये है संख्याओं का समूह। तो कोई भी डाटा तभी सांख्यिकी कहलाएगा, कोई भी आंकड़ा तभी सांख्यिकी कहलाएगा जब वो क्या हो? समूह में हो। किसी एक डाटा को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने लिख दिया भैया, किसी कॉलेज में मान लो 40,000 स्टूडेंट है। ठीक है, 40,000 स्टूडेंट है, अगर मैंने ये डाटा लिख दिया है, क्या सांख्यिकी है? नहीं जी, ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी तब बन जाएगा जब मैं बोल दूं कि भैया फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर में 10,000 स्टूडेंट है। ठीक है जी, सेकेंड ईयर में 15,000 स्टूडेंट है जी, 15,000 स्टूडेंट है जी। थर्ड ईयर में मैं कह दूं जी कितने हो गए? 25,000 स्टूडेंट हो गए जी। थर्ड ईयर में 25,000 स्टूडेंट है जी, है ना। तो ये क्या हो सकता है? इसको हम सांख्यिकी कह सकते हैं, क्योंकि ये समूह है, डाटाओं का समूह है ना। इससे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं।
ठीक है, आ रही बात समझ में? इससे हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर में कम स्टूडेंट है, सेकंड ईयर में स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है। इसे हम विश्लेषण भी कर सकते हैं, इस निष्कर्ष पे भी निकल सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। तो तथ्यों का समूह को ही हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे बहुवचन के रूप में। अगला पॉइंट क्या है जी? अगला है संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। अब उन्हीं चीजों को आप सांख्यिकी कहेंगे जिसको आप संख्यात्मक तौर पे व्यक्त कर सकते हैं। अगर संख्यात्मक तौर पे आप व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो डाटा सांख्यिकी नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि भैया मेरी ना लंबाई जो है ना वो इरफान पठान से कम है, या मैं ऐसे कह दूं कि भाई इरफान पठान की जो लंबाई है वो मेरे से ज्यादा है, क्या ये संख्यात्मक आंकड़ा है? मैंने हाँ ज्यादा कम में तो है, लेकिन क्या संख्या के रूप में व्यक्त किया है? नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भैया इरफान पठान की जो हाइट है ना वो 6.2 इंच है ना, मतलब 6.2 इंच, ठीक है। अगर और मैं कह दूं कि मेरी हाइट जो है 5.8 इंच है, मैं कह दूं मेरी हाइट कितनी है? 5.8 इंच है, ठीक है जी। इरफान पठान की हाइट जो है वो 6 फीट 2 इंच है और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। तो ये क्या है? ये संख्यात्मक आंकड़ा है और इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये संख्यात्मक रूप में व्यक्त जिसको हम कर सकते हैं उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। अगला है एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित। देखो सांख्यिकी में मतलब जो डाटा है, डाटा को हम तभी सांख्यिकी कह सकते हैं जब उसको हम व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करें। व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करने का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि मान लो कि किसी स्कूल से जानकारी जुटाई गई है कि भैया स्कूल में ना 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसे जानकारी जुटा लिया है कि भैया इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो क्या, या फिर 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं जिसमें से उनके अलग अलग नंबर, अलग अलग अंक जुटा लिए कि भाई 11th में जो है ना वो मतलब 50 स्टूडेंट पास हुए हैं, या फिर 12th में 40 स्टूडेंट पास हुए। इस तरीके से डाटा एकत्रित कर लिया, ठीक है। मतलब व्यवस्थित तरीके से एकत्रित नहीं किया गया, सही तरीके से एकत्रित नहीं किया गया। अगर व्यवस्थित होगा तो व्यवस्थित आंकड़े में क्या होगा कि उसमें बताया जाएगा कि बच्चों के 500 में से इतने बच्चों के 400 आए हैं, इतने बच्चों के 300 आए हैं, है ना। मतलब कि अगर डाटा जो है वो व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किया जाएगा, सही ढंग से एकत्रित किया जाएगा, तभी जाके सही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। अगर आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित नहीं किया गया तो उससे हम किसी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है जी। उसके बाद है एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित। इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि अगर सांख्यिकी में डाटा एकत्रित किया गया है, आंकड़ों को एकत्रित किया गया है, तो पहले से उसका उद्देश्य निश्चित हो, ठीक है। ये नहीं कि बिना उद्देश्य से गया तैयार पैड में जी डाटा एकत्रित करके लिया लो जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि आंकड़ों का एकत्रित करने का पर्पस क्या है पहले से डिसाइड करना होगा। जैसे मान लो कि मैं किसी गांव के किसानों के बारे में जानकारी जुटाता हूं, गांव के किसानों के बारे में मैंने क्या किया? जानकारी जुटाया। तो मेरे को पता होगा कि भैया इन डाटा का क्या करना है, क्या पर्पस से मैं एकत्रित कर रहा हूं। मेरे को पता है, मेरे को ये पता करना है कि भाई किसानों की ये जो किसानों के बीच में जो गरीबी का कारण है वो क्या है, किसान इतनी ज्यादा संख्या में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, है ना। ये सारे पर्पस मेरे को पहले से पता होगा, तभी जाके ये संख्या जो है वो सांख्यिकी कहलाएगा, क्योंकि मेरे को पहले से पर्पस पता है आंकड़े एकत्रित करने का क्या मेरा उद्देश्य है, ठीक है जी। सटीकता का उचित स्तर, इसमें सिंपल बता दो कि आंकड़े जो होने चाहिए सटीक होने चाहिए, है ना। अकड़म बकड़म सकड़म कुछ भी नहीं लिख दिया गया हो, जो जानकारी जरूरी थी वही एकत्रित किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सटीक आंकड़े बोलते हैं, है ना। तो सटीकता का उचित स्तर हो। इसके अलावा तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखे जाने योग्य हो। इसको समझो भाई, ये इस पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हो आप, इस पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखने जाने योग्य हो, मतलब कि ऐसे आंकड़े हो जिनको आपस में हम तुलना कर सके, है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो मैंने लिखा कि मोहन है, मोहन की आयु, मैंने लिख दी मोहन की आयु, क्या लिखी जी? आयु। मोहन की आयु जो है ना वो मान लो 25 वर्ष है, मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने लिखा भैया जो सोहन है ना, सोहन की ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई कितनी है जी? 5.8 इंच, है ना, ठीक है। मैंने लिख दिया
मोहन हो गया, सोहन हो गया, रोहन लिख दिया मैंने, रोहन की ऊंचाई हो गया, हमने आयु ले लिया। और क्या ले सकते हैं जी, और किस चीज का हम डाटा दे सकते हैं, ऊंचाई, मोहन की आयु, है ना। एक और डाटा आप कोई भी ले लो, जैसे कि मोहन, हाँ मोहन की इनकम, आय, मोहन की जो आय है वो 12,000 रुपए प्रति माह है, 12,000 रुपए प्रति माह। देख रहे हो, कुछ अता पता नहीं है, एक जगह आयु बता दिया, एक जगह ऊंचाई बता दी, एक जगह आय बता दिया, कुछ भी अता पता नहीं है डाटा का। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकालोगे भाई, कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। तो निष्कर्ष नहीं निकला यानी कि सांख्यिकी नहीं है, सांख्यिकी का डाटा नहीं है जी। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो सांख्यिकी ही नहीं है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि भैया ऐसे आंकड़े हो जिसको आपस में हम तुलना कर सकते हैं। अगर मोहन की आयु बता रखी है तो सोहन और रोहन की भी आयु बता देते तो तुलना हो सकता था, हाँ भाई ये ज्यादा एज का है, ये कम एज का है। अगर मोहन की ऊंचाई बता रखी है ना, मतलब सोहन की ऊंचाई बता रखी है तो मोहन की भी बता देते और रोहन की भी बता देते, तो पता लग जाता है कि भाई इनकी हाइट क्या है, हाइट में क्या अंतर है तीनों में, है ना। अगर रोहन की आय बता रखी है तो भैया ऊपर दोनों जो मोहन और सोहन है उनकी भी आय बता देते, तब तो तुलना कर सकते थे, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखे जाने योग्य डाटा होना चाहिए, तभी उसको हम सांख्यिकी कहेंगे, है ना। तो ये एक और विशेषता हो जाती है कि भैया ऐसे आंकड़े होने चाहिए जो कि तुलना योग्य हो, है ना। विभिन्न कारणों से प्रभावित डाटा ऐसे होने चाहिए, एक और विशेषता ये कि डाटा ऐसा हो जो कि विभिन्न कारणों से प्रभावित होता हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कीमत में वृद्धि हो गई जी, कीमत में क्या हो गई, कीमत में वृद्धि हो गई। तो कीमत में अगर एक कारण से वृद्धि होगा, सिर्फ एक कारण से वृद्धि होगा, सिर्फ एक कारण से, तो उसको डाटा नहीं कहा जाएगा। अनेक कारणों से अगर कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में परिवर्तन देखा जा रहा है, तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे, आंकड़ा या डाटा, मतलब कह रहा हूं सांख्यिकी कहेंगे, आंकड़ा कह रहा हूं सांख्यिकी कहेंगे, उन आंकड़ों को सांख्यिकी कहेंगे जब वो अनेक कारणों से क्या होगा, प्रभावित होगा, है ना जी। आ रही बात समझ में। तो जैसे अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो इसके अनेक कारण भी हो सकते हैं, एक कारण भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो कीमत में वृद्धि किस वजह से होगी जी, कीमत में वृद्धि किस वजह से होगी जी, कीमत में वृद्धि हो सकती है हमारा अगर इस वस्तु की पूर्ति में कमी हो गई हो, है ना, पूर्ति में कमी होने की वजह से, ठीक है। या फिर एक और कारण हो सकता है मांग क्या हो गया होगी जी, मांग बढ़ गया होगा। या फिर कीमत, किसी वस्तु की कीमत तभी बढ़ जाती है जब लेबर महंगे हो गए होंगे, बहुत सारे कारण, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे कारणों से किसी चीज की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम संख्यात्मक आंकड़े बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक कारण से होगा कि भाई पूर्ति में कमी हो गई, बस एक कारण है, तो इसको संख्यात्मक आंकड़ा नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये हमारा हो गया तथ्यों का समूह संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना, ये सारी विशेषताएं थी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों में क्या अंतर होता है। मात्रात्मक गुणात्मक शब्दों से समझ में आ रहा है भैया, है ना, शब्दों से समझ में आ रहा है भाई। मात्रात्मक आंकड़े ऐसे होंगे जिनको हम संख्याओं में व्यक्त करेंगे। मात्रात्मक आंकड़े कैसे होंगे जी, जिसको हम संख्याओं में व्यक्त करेंगे। जैसे कि कोई भी, मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था जिसमें हमने सारे डाटाओं को संख्या में व्यक्त किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है भैया, 2003 से 4 के बीच में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जी, हमारी मतलब 4,000 थी, है ना, 4,000 थी। प्रति व्यक्ति जो व्यय थी, व्यय होगा यहाँ पे व्यय, ठीक है, सही कर लेना इसको, व्यय ये 3,000 थी। पूंजी निर्माण इस समय की कितनी थी जी, 10,000 करोड़ थी। तो यहाँ पे जो भी आपको डाटा दिख रहा है ना, डाटा किस में दे रखा है, संख्या में दे रखा है, संख्यात्मक तौर पे डाटा है। तो ये कौन से आंकड़े हो जाएंगे, ये मात्रात्मक आंकड़े हो जाएंगे, जो संख्या के तौर पे जिनको हम व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ गुणात्मक आंकड़े क्या है जी, गुणात्मक आंकड़े इसको संख्या में व्यक्त नहीं करते हैं जी, ये किसी वस्तु के या व्यक्ति के गुण को दर्शाता है, उसकी विशेषताओं को दर्शाएगा, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति की सुंदरता की बात करेंगे तो ये क्या है, गुणात्मक आंकड़े हैं, है ना। या फिर किसी काम को करने की काबिलियत, किसी व्यक्ति के काम को करने की काबिलियत की हम बात कर रहे हैं, किसी की आईक्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो ये गुण दर्शा रहा है किसी व्यक्ति के, तो इसको हम मात्रात्मक आंकड़े नहीं कहेंगे, गुणात्मक आंकड़े कहेंगे। ठीक है, आसान था ये तो बहुत आसान था, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल और कुछ दे सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि भाई दिल्ली की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है,
दिल्ली की लड़कियों की तुलना में बिहार की लड़कियां और ज्यादा खूबसूरत है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ लिया हमने, ये समझ लिया। आ जाओ अब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है, इसको समझते हैं। बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे समस्याओं का सामना करते हैं, जूझते हैं इस टॉपिक में, समझ में नहीं आता, लेकिन बिल्कुल आसान सरल भाषा में समझाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। बिल्कुल प्यार से चीजों को देखो और समझो, बस देखो और समझो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब रोशन भी आसान, डरने की क्या है बात। देखो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है, आखिरकार क्यों पढ़े भैया अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को क्यों पढ़ाया जाता है? तो आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होता है। ठीक है, देखो कोई भी आर्थिक समस्या है तो उस आर्थिक समस्या के बारे में सांख्यिकी क्या करेगा, संख्यात्मक जानकारी देगा। ठीक है, उन संख्यात्मक जानकारी से हमें पता लग जाएगा कि भैया क्या कारण हो सकते हैं, किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो सकता है ना जी। तो देखो लिखा क्या है, किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है, मतलब एक ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी साधन है जो किसी आर्थिक समस्याओं को समझने में उसकी सहायता करता है ना। आर्थिक समस्या को समझने में अर्थशास्त्री की क्या करता है, सहायता करता है। इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है कि भाई किसी भी जो समस्या है उसके बारे में संख्यात्मक डाटा एकत्रित कर रखा है, उन संख्यात्मक उन मात्रात्मक आंकड़ों से उस समस्या के कारण का पता लगाया जा सकता है। तो ये पहला महत्व हो गया। दूसरा देखो, तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है ना। सांख्यिकी जो है वो क्या करता है, आंकड़ों को बिल्कुल सरल बना देता है, स्पष्ट बना देता है, जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मतलब एक विश्वसनीय तथ्य हमें उपलब्ध करा देता है जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। मतलब कि जब किसी भी आर्थिक समस्या को हम संख्यात्मक तौर पे व्यक्त करते हैं तो वो ज्यादा विश्वसनीय हो जाते हैं, उस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं, लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो डाटा, मतलब जब हम डाटा फैक्ट के साथ बात करते हैं, फैक्ट मौजूद मतलब कर देते हैं किसी आर्थिक समस्या के बारे में, तो वो ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है ना, समझने योग्य हो जाता है, ज्यादा सरल हो जाता है, समस्या को समझने में आसान हो जाता है। चलिए जी, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देता है। देखो सांख्यिकी की एक और खासियत क्या है कि जो जटिल आंकड़े हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब टफ आंकड़े, उनको भी क्या कर देता है जी, सरल बना देता है, उनको भी बहुत ज्यादा आसान बना देता है, समझने योग्य बना देता है। क्योंकि सांख्यिकी में हम बहुत सारे विधि का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि माध्य का इस्तेमाल कर लिया, माध्यिका का इस्तेमाल कर लिया, बहुलक का इस्तेमाल कर लिया। दूसरी विधि है, अगर मान लो कि किसी जगह पे आप गए, जैसे हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं। अब इंडिया की आबादी कितनी है जी, इंडिया की आबादी कितनी है जी, 140 करोड़ है ना। अब 140 करोड़ जो हमारी आबादी है, अगर सबके एक एक व्यक्ति के बारे में अगर पता करना हो कि कौन कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, भाई हो पाएगा? मुमकिन है क्या? नहीं है ना। तो अर्थशास्त्र क्या करेगा, जो अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी विषय है वो क्या करेगा, एक औसत जानकारी दे देगा, है ना। क्या दे देगा जी, औसत जानकारी दे देगा, औसत जानकारी हमें दे देगा, है ना। औसत जानकारी दे देगा कि भाई एवरेज जो व्यक्ति है इंडिया में वो कितना कमाते हैं, मान लो 40,000 सालाना 40,000 कमाते हैं या फिर 50,000 कमाते हैं, तो हमारे पास एक डाटा होगा कि हाँ भैया इतना हो सकता है, इतना कमाते हैं। एक औसत में हमें पता लग जाता है। एक एक व्यक्ति के बारे में कहां से होगा, पता लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो ये खासियत होती है हमारी अर्थशास्त्र की, सांख्यिकी की। देखो लिखा क्या है, पढ़ते थे एक बार। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे कि माध्य है या फिर प्रसरण है और दूसरी विधियां है के रूप में संक्षिप्त कर देता है, सरल बना देता है, सहायता करता है ना। ये संख्यात्मक माप आंकड़े के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी समूह में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उन सबकी आय को याद रख पाना असंभव है। फिर सांख्यिकी क्या करेगा,
सांख्यिकी इसको संक्षिप्त कर देगा, औसत में व्यक्त कर देगा, है ना, औसत में दर्शा देगा, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी निर्णय पे हम पहुंच सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आपका सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, इसको रीड कर ले, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रीड कर सकते हैं। चलिए जी, अगला पॉइंट क्या है, सांख्यिकी आर्थिक कारणों के मध्य संबंधों की स्थापना करता है। ठीक है, अब देखो वही बात बताने की कोशिश की जा रही है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके बारे में पहले ही समझा चुका हूं कि सांख्यिकी जो है ना वो आर्थिक कारकों के मध्य संबंध की स्थापना करती है। जैसे कि हमें पता है कि सांख्यिकी जो है हमें संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध करा देती है ना, जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की अगर कीमत जो है, कीमत में क्या हो रही है जी, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का कारण क्या है, किन कारणों से हो रही है, हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े मौजूद होंगे, जिससे कि हम किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, उसके बीच, उसके मांग में जो संबंध है, पूर्ति के बीच में जो संबंध है, उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े मौजूद होंगे। एक बार रीड कर देता हूं, समझना और आसान हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान होगा। जो ये विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हो रही है उसके बीच में संबंध होगा, है ना, उनमें इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विद्यमान है या नहीं, इससे सांख्यिकी विधियों के प्रयोग करके सरलता से समझा जा सकता है। वही बात जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, कि भाई अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, अगर इसके बारे में जानना है, रिलेशन को समझना है, तो संख्यात्मक आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है। और वो संख्यात्मक आंकड़े कौन प्रोवाइड कराएगा भाई, सांख्यिकी ही प्रोवाइड कराएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आप समझ चुके होंगे, सारे पॉइंट बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दो पॉइंट और है, इस दो पॉइंट को भी समझ लेते हैं हम। एक है नीति का निर्माण। देखो सांख्यिकी का एक और महत्व क्या है कि ये अर्थशास्त्री जो है या फिर जो हमारे वित्त मंत्री है, उनको कई बार नीति निर्माण में सपोर्ट करता है, सहायता करता है। जैसे कि अगर वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री को ये पता लग गया कि भैया हमारे देश में ना इस साल 2024 में मान लो लोगों का जो इनकम है वो बढ़ गया है, लोगों की कमाई बढ़ गई है, बहुत पैसा आ गया है लोगों के पास, माला माल हो गया, जेब गर्म हो रखा है, बहुत खर्च कर रहे हैं भाई, टैक्स बढ़ा दो, कर को क्या कर दो, बढ़ा दो, पैसा आएगा हमारे पास भी तो, है ना, तो ये करेंगे। सरकार को पता लगेगा अरे यार लोगों के जेब में तो भाई कुछ बचा ही नहीं है, हमारे देश के लोग तो और गरीब हो गया। ये सब डाटा कौन प्रोवाइड कराता है, सांख्यिकी से ही तो पता लगता है, सांख्यिकी बताएगा, सांख्यिकी से ही पता लगेगा कि इस साल लोगों की आय में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। उसी के आधार पर वित्त मंत्री अगले साल जब बजट पेश करेंगे तो ये निश्चित करेंगे कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। तो यही बात यहाँ पे लिखा है। देखो, एक वित्त मंत्री सांख्यिकी अध्ययनों के द्वारा इस सरकार की आय में वृद्धि के स्रोतों के रूप में करों में वृद्धि या कमी करने के संबंध में निर्णय लेती है। वित्त मंत्री सांख्यिकी अन्वेषणों के द्वारा ही लोगों द्वारा कर देने की क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उसी से पता लगता है कि लोग कर कितना कर दे सकते हैं, उनके ऊपर ज्यादा कर का बोझ तो नहीं आ जाएगा, है ना। इसी से वित्त मंत्री ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कर को बढ़ाना चाहिए या फिर उसको कम करना चाहिए, है ना, समझ लो। तो ये था इसमें, बस बहुत आसान था। आगे है आर्थिक संतुलन। देखो आर्थिक संतुलन की स्थापना करने के लिए भी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन को लाने के लिए भी क्या करना होगा, सांख्यिकी आंकड़ों का एकत्रित करना होगा, सांख्यिकी आंकड़ों का इस्तेमाल करना होगा ताकि आर्थिक संतुलन की स्थापना हो सके। आर्थिक संतुलन का यहाँ पे मतलब है कि एक उपभोक्ता, आर्थिक संतुलन उस स्थिति को हम बोलते हैं जब एक उपभोक्ता और एक उत्पादक क्या कर लेते हैं, अपने संतुष्टि को अधिकतम कर लेते हैं, तब उस समय क्या होता है, आर्थिक संतुलन की स्थिति होती है ना। जो दी हुई आय के आधार पे जो एक उपभोक्ता क्या करेगा, अपने संतुष्टि को अधिकतम कर लेगा, है ना, तो वो आर्थिक संतुलन की स्थिति होगी। ठीक है जी, तो ये इसका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं जी, सांख्यिकी के माध्यम से करते हैं, जो हमें डाटा सांख्यिकी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या, ये तो टॉपिक खत्म हो गया आपका,
है ना। अब अगला टॉपिक ही आएगा हमारा सीधा डायरेक्ट। अगला टॉपिक क्या है जी? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में हर बार आता है, पूछा जाता है। क्या टॉपिक हमारा? सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। सीमाएं पूछ लेंगे, सांख्यिकी की कमियां पूछ लेंगे, सांख्यिकी के दोष पूछ लेंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे, आंसर सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं बताना। और इतना आसान है ना भाई, फ्री के नंबर है, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा बना के खा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता हलवा बनाने में, है ना। ऐसे ही देखो, सांख्यिकी की पहली सीमा क्या है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता, है ना। सांख्यिकी जो है वो किसी व्यक्तिगत इकाई जो है, उस व्यक्तिगत इकाई के बारे में कोई भी डाटा दिया जाएगा, अध्ययन नहीं करेगा। किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई भी डाटा होगा, उसका अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि ये समूह का अध्ययन करता है, आपको पता है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के इनकम के बारे में बता रखा है कि एक व्यक्ति जो है वो महीने का 40,000 कमाता है, एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के बारे में है नहीं, लेकिन वहीं पे 4-5 व्यक्ति होंगे, 6 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति होंगे, उनके बारे में बता रखा होगा, तो वो एक तरीके से सांख्यिकी का विषय बन जाएगा, है ना। तो ये जरूरी है कि भाई क्या हो, सांख्यिकी में संख्याओं का समूह हो, है ना, किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मैं कह दूं कि भाई रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे कुछ समय से जो रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और मैं ये भी कह दूं कि भाई रोज के 2,000-3,000, वैसे इतना तो बढ़ नहीं रहे रोज के 200-300 बढ़ रहे हैं, और दूसरे चैनल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 50 या 100 ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तब तो भैया क्या होगा, ये संख्यात्मक आंकड़े हो जाएंगे। लेकिन बस मैं अपनी बात करूंगा कि रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रोज के 5,000 बढ़ रहे हैं या 10,000 बढ़ रहे हैं, बस अपनी बात कर रहा हूं, एक व्यक्तिगत इकाई की बात कर रहा हूं, तब तो कुछ नहीं होगा, तब ये सांख्यिकी नहीं है। यानी कि मतलब जो सांख्यिकी है वो केवल क्या करता है, संख्याओं के समूह का अध्ययन करता है, कोई व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करता। ज्यादा घुमाने की जरूरत ही नहीं है, चलो सीधा आ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाओ। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, ठीक है, मतलब वही बात है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता। ओहो कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, मेरे को लग रहा है आप लोगों को मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ऊपर वाले पॉइंट में बता रखा है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्तिगत इकाई के बारे में अध्ययन नहीं करता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। सांख्यिकी में केवल जो संख्या में जो चीजें दी गई है ना, उसी के बारे में जानकारी मतलब ये देता है, जो संख्या के रूप में हम जिनको व्यक्त कर सकते हैं उसी के बारे में जानकारी देता है। जो गुणात्मक चीजें होती है, गुणात्मक जो तथ्य होते हैं, गुणात्मक तथ्यों के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं करता ये। जैसे कि कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, कोई कितना ज्यादा, कोई लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, वो कितना मेकअप लगाती है ना, इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो। तो केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। अगला क्या है, सांख्यिकी नियम केवल औसतन सत्य होता है भाई, ये ना एग्जैक्ट डाटा नहीं देता, एग्जैक्ट डाटा नहीं देगा, केवल औसतन सत्य होता है, एवरेज में ही देता है डाटा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे सकता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल। अगर मैं मान लो कि किसी एरिया में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, पहला व्यक्ति है उसकी इनकम है 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000। दूसरा व्यक्ति है उसकी इनकम है मान लो 5,000। जो तीसरा व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है जी, उसकी इनकम मान लो है 2,000, ठीक है जी। जो चौथा व्यक्ति है उसकी इनकम भी है, उसकी इनकम ले लेते हैं हम 2,000, चलो उसकी भी 2,000 है, और जो पांचवा है उसकी इनकम है मात्र 1,000 रुपए, ठीक है। अब अगर हमें ये निकालना होगा कि इस एरिया में, मान लो कोई एरिया ए, कोई एरिया है, एरिया का नाम कुछ भी दे दो, एरिया ए है ना, ए एरिया में 5 लोग रहते हैं, और हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल इनकम होता है ना, जो टोटल इनकम होता है उसको जनसंख्या से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 10, 5, 15, 15 और 4 हमारा हो जाएगा 19 और 1 20, 20,000 हो गए, ठीक है जी, 20,000। और जनसंख्या कितनी है जी, 5 से आप कर दो इनको भाग, कितना आ जाएगा जी, 4,000 आ जाएगा आपका, है ना, 4,000। तो यहाँ पे निष्कर्ष पे क्या पहुंच रहे हम कि प्रति व्यक्ति आय कितना आ गया जी, 4,000 आ गया। लेकिन ये भी तो देखो कि एक बंदा 10,000 कमा रहा है महीने का, है ना, और एक बंदा मात्र 1,000 कमा रहा है। यही तो हमारे देश में भी हो रहा है जी। अंबानी जी लाखों करोड़ों के मालिक हो रखे हैं, मतलब लाखों करोड़ के मालिक हो रखे हैं। यहाँ पे भाई 1 लाख रुपए भी हमारे घर में 4 जने मिलके भी
मतलब 1 लाख रुपए भी सही से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हम लोग, इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यही है सांख्यिकी की, यही तो कमी है कि ये केवल औसतन सच्चाई बताता है, एवरेज में ज्यादा चीजें निकलती है, एग्जैक्ट सटीक जानकारी कुछ नहीं मिलता इसमें, समझ गए। तो ये हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही हो सकता है। भाई मेरे देखो, मैं तो अपने आप को सांख्यिकी का विशेषज्ञ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं सांख्यिकी आंकड़ों का एकत्रित करूंगा और कुछ गड़बड़ घोटाला करवा दूंगा, जेल हो जाएगा मेरे को, है ना। ठीक है, अब डॉक्टर को मैं दे दूं भाई, किसी ऐसे डॉक्टर को अगर मैं पेशेंट से संबंधित जो जानकारी दूंगा, डॉक्टर का काम क्या है, इलाज करना, ठीक है। वो पेशेंट को देखेगा, ना कि मैं उसको बोल दूं कि भैया बताओ भारत में कितने लोग जो है मतलब मैं उसको कहीं का सर्वेक्षण हुआ है, कहीं से रिसर्च करके कोई डाटा लाया हूं और उसको मैं बोलूंगा कि भाई इस डाटा का सही से विश्लेषण करके मेरे को कंक्लूजन पे पहुंचाओ भाई। तो ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। तो जरूरी है कि भाई सांख्यिकी का प्रयोग विशेषज्ञ करे, विशेषज्ञ द्वारा ही हो सकता है, हमारे जैसे और आपके जैसे साधारण बालक कुछ नहीं कर सकते। मैं भी बालक हूँ, स्टूडेंट हूँ यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो। तो ये केवल विशेषज्ञ जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक कमी ये हो गई। अगला क्या है कि आंकड़ों की एकरूपता एवं सजाईता का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एकरूपता या एवं सजाईता का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। एकरूपता का मतलब होता है कि आंकड़े एक जैसे हो, ठीक है, एक ही विधि या एक ही पद्धति में लिखे हुए हो। जैसे कि मैं लिख दूं, मान लो मैं लिखता हूं कि मेरे पास 100 टन गेहूं है, मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। या इस मान लो कि इस साल हमारे यहाँ पे 100 टन गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है, 100 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। और दूसरा मैं लिख दूं, हमारे यहाँ पे जो कपड़े हैं 1000 मीटर कपड़े हैं या कपड़ों का उत्पादन हुआ, कुछ ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक जो डाटा दिया गया है हमारे को टन में दे रखा है, टन में, और दूसरा मीटर में दे रखा है। तो ये समरूप है क्या, ये आंकड़े एक जैसे नहीं है, ये आंकड़े एक जैसे नहीं है ना। ये एक टन में है, एक मीटर में है, ठीक है। तो इससे हम कोई सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये जरूरी होना चाहिए कि आंकड़े एक ही जैसे हो। अगर गेहूं की बात कर रहे हैं, टन में दे रखा है, तो आगे अगर जो भी हमारे पास जो आंकड़ा हो टन में ही हो, ठीक है, या केजी में हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से हो, मीटर में होगा या किसी और पैरामीटर को फॉलो करते हुए होगा, तो फिर निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, निष्कर्ष नहीं निकल सकता भाई, ठीक है। तो सांख्यिकी के लिए जरूरी है कि आंकड़ों का एकरूपता और सजाईता होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके कोई निष्कर्ष निकल सकता है। ये भी इसकी एक कमी है, एक दोष है, एक सीमा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजें समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट हो भाई कमेंट में बता दो, रोशन भैया आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे। कमेंट दबा के करो भाई, दबा के कमेंट करो, पूरा मतलब फैला दो भाई। हिंदी मीडियम के लिए अब आ चुके हैं रोशन भैया ए को पढ़ाने हम लोगों को हिंदी में। सबको बताओ, अपने स्कूल में बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने घर में बताओ, सबको बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। माइक तो बंद नहीं हुआ भाई, माइक बंद हो जाता है यार। चलो ठीक है।